अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सेशन एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में है, और स्पीकर होंगी अरीबा इस्लाम। शी इज़ अ साइकेट्रिस्ट, और ये आपको फिर इंडिविजुअली भी बेनिफिट देंगी, जो आपकी इंडिविजुअल फाइल भी बनाएंगी इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल वो आपको जनरल नॉलेज देंगी, एनजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, और मजीद इमोशनल स्टेबिलिटी किस तरह से हासिल की जाती है। ठीक है, एक जनरल टॉपिक है, इसको आप अंडरस्टैंड करना है। इससे पहले हमने एक सेशन लिया था ट्रेन योर ब्रेन, उसमें कुछ हार्मोन्स वगैरह शामिल थे। अगर वो आपने सेशन नहीं लिया तो वो भी जाके दो सेशन लें, और फिर ये सेशन लें। नॉलेज होता है तो फिर हम उसके ऊपर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, मैं अरीबा को बोलती हूँ कि इंशाल्लाह। अरीबा बेटा, अब क्लास स्टार्ट करो। Assalamu alaikum everyone. I am Mariba Islam and I am speaker today. And today we'll be talking about anxiety and depression and how to regulate our emotions. ये एक बहुत ही बेसिक लेवल की नॉलेज है जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। हम इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो आप लोगों के कंसर्न्स होंगे या तो आप सेपरेटली अपनी मैडम से कहिएगा, मुझे कांटेक्ट आपका दे देंगी, तो हम पर्सनली भी बात कर सकते हैं। उसके अलावा आज जो है हम एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं कुछ थोड़ी बहुत, कि किस तरह से होता है, कितना। अच्छा, हम जो है पहले देख लेते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है। साइकोलॉजी की ब्रांच है, जैसा कि न्यूरो साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसमें हम बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, जिसमें से एक है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम बिहेवियर्स, इमोशंस और डिस्ट्रेस की तरफ फोकस करते हैं, जो कि अगर लोगों के इमोशंस अगर डिसरेगुलेट हो रहे होते हैं या उनको नॉर्मल से डिविएट हो रहे होते हैं, तो उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं, जिसमें मल्टीपल चीजें होती हैं। वो डिपेंड करता है आपका इन्वायरमेंट पे या आपके जीन्स के ऊपर। अच्छा, एंजाइटी के बारे में ये है कि एंजाइटी नेचुरल रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस या किसी खतरे का। जैसे अगर हम अपने सामने नॉर्मली अगर हम बात करें, तो एंजाइटी हमें तब होती है नॉर्मल बेसिस पे कि अगर हम हमारे सामने कोई सांप आ जाए, तो हमारा रिस्पॉन्स होगा कि हमारा धड़कन तेज होने लग जाएगी, या हम सुन्न हो जाएंगे, या पसीने बहने लग जाएंगे। तो ये बेसिक फॉर्म होती है एंजाइटी की। जब ये बहुत ज्यादा मिकदार में होने लग जाती है, एक्सेसिवली अकर होने लग जाती है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अ, अगर ये आपको मंथ में या वीक्स में बार बार अकर हो रही है, तो दैट इज एंजाइटी। अब उसके कॉजेज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एंजाइटी वो होती है जो आपकी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है। अब एंजाइटी में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें जनरलाइज्ड एंजाइटी होती है, जो कि बगैर किसी वजह के छोटी छोटी बातों पे या नॉर्मल रूटीन में हो जाती है। हमें किसी भी बात पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोड लेके
हमें एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, हार्ट बीट तेज होने लग जाती है, हाथ हाथ पैर फूल जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं, बोलते हुए मुंह कांपने लग जाता है। इस तरह के जनरल एंजाइटी के वो होते हैं सिम्टम्स। इसमें पैनिक डिसऑर्डर होता है। ये इसके बहुत वास्ट टाइप के जो है डिसऑर्डर्स हैं। पैनिक डिसऑर्डर में आपको पैनिक अटैक्स आते हैं प्रॉपर किसी भी, अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, किसी भी टाइप के इश्यूज हो सकते हैं जिसके ऊपर आपको पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है। किसी के या तो ट्रॉमास होते हैं, ट्रॉमा से रिलेटेड हो, तो उस सिचुएशन में आपको पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, या किसी भी चीज से स्पेसिफिक फोबियाज हो सकते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज्यादा कॉमन है। मोस्ट कॉमन जो है वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। सोशल एंजाइटी में ये होता है कि आप बहुत ज्यादा लोगों में नहीं बैठ सकते। आपके या तो एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, या फिर आप ऐसे बैकग्राउंड चाहते हो जहां से आपको बहुत ज्यादा लोगों से बात करने की आदत नहीं होती। उसकी वजह से भी आपका बुरा एक दफा एक्सपीरियंस हुआ और आपको सोशल एंजाइटी फेस करनी पड़ सकती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसमें इसलिए मैंने डाला है बिकॉज ऑब्सेसिव कंपल्सिव में ऐसे होता है कि ये ओसीडी है बेसिकली। ओसीडी में एंजाइटी आपको होती है, लेकिन ये एक प्रॉपर एंजाइटी का सिर्फ डिसऑर्डर नहीं है। दिस इज अनदर वास्ट कैटेगरी ऑफ अ डिसऑर्डर। इसको दूसरी तरह से ट्रीट किया जाता है, लेकिन ओसीडी में भी एंजाइटी होती है। जैसा कि हमें बहुत कॉमनली एक एग्जांपल देखने को मिलती है जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, जिसमें होता है कि लोगों को मिट्टी से या अनक्लीन चीजों से एंजाइटी होता है। परफेक्शन की एंजाइटी डिसऑर्डर होता है कि वो किसी भी अनक्लीन चीजों को देख के बार बार साफ करते हैं या बार बार हाथ धोते हैं। तो उनको एंजाइटी ऐसे होती है कि वो जा रहे हो हाथ धो के, तो फिर से उनका दिमाग उनको फोर्स करने लग जाता है कि जाओ हाथ धो वरना कुछ हो जाएगा, कोई बुरा हो जाएगा कुछ। तो उनको इस चीज की एंजाइटी होती है, वरना ये प्रॉपर एक एंजाइटी का वो नहीं है। अच्छा, एंजाइटी के सिम्टम्स देख लेते हैं। आप लोग ये नॉर्मल अपनी रूटीन में देख सकते हैं, आपको इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर ये आपकी डेली रूटीन को डिसरप्ट कर रहा हो तो इसको एंजाइटी के जुमरे मिलेंगे और इसका इलाज करवाना जरूरी होगा। बहुत बेसिक से इसके इलाज होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मेडिकेशंस पे लगाते हैं। इसका हर तरह की छोटी मोटी एंजाइटी को टेक्निक से या काउंसलर से कंसल्ट करके ठीक कर सकते हैं। इसमें रैपिड हार्ट बीट आ सकती है, रेस्टलेसनेस आ सकती है, स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द होना, बहुत ज्यादा हर हर बात की टेंशन लेना, कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी फील करना, किसी एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट ना कर पाना, आपकी बार बार तवज्जो हट जाती है, या आपकी स्लीप डिस्टरबेंस हो। स्लीप डिस्टरबेंस के अलावा आपके जो जिस भी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उनमें ईटिंग में और स्लीप में डिस्टरबेंस देखी ही जाती है मोस्ट कॉमनली। तो इसकी वजह से हमें अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ही साथ लेके चलना पड़ता है, जिसकी डिस्टरबेंस की वजह से हमें मल्टीपल डिसऑर्डर्स या डिसरप्शंस देखनी पड़ सकती हैं। अच्छा, मल्टीपल कॉजेज होती हैं इसमें, लेकिन जो मेन कॉजेज होती हैं उसमें बायोलॉजिकल में हमारी काफी सारे डिसऑर्डर्स जो होते हैं। सारे डिसऑर्डर्स नहीं, कुछ डिसऑर्डर्स जो है वो जेनेटिक्स से वो एसोसिएट करते हैं, और ब्रेन केमिस्ट्री से। ब्रेन से जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो एंजाइटी कॉजिंग हो सकते हैं हमारे लिए। जैसा कि कोर्टिसोल जब रिलीज होता है तो उसकी वजह से हमारे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं कोर्टिसोल को, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और दैट कॉजेज ओबेसिटी एज वेल। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें ऐसे हो सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रॉमा हो या हमें किसी चीज की एक्सट्रीम स्ट्रेस हो, जो कि क्रॉनिक हो जाए, तो उसकी वजह से हमें एंजाइटी के अटैक्स या पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे कि अगर आपकी पेरेंटिंग इस तरह की है कि बच्चों को अगर हम छोटी छोटी बातों पे धड़के दें, या उनको उनकी जो कोई भी छोटी मोटी गलती है उनके ऊपर बार बार शर्मिंदगी दिलाई जाए, या उनको
मार पीट की जाए, तो उसकी वजह से बच्चों में भी एंजाइटी हो सकती है। दैट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो पेरेंट्स को भी, एज अ पेरेंट भी आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि आपके बच्चों को किस तरह का बिहेवियर आप रख रहे हैं, कि उनको एंजाइटी तो इससे अकर नहीं हो रही, या किसी तरह के डिसऑर्डर्स तो नहीं हो रहे। हमारी मैम हमें जब जब हम पढ़ रहे थे, तो हमारी मैम हमें बताती थी कि किस तरह से हमारे बिहेवियर्स होते हैं, जो कि बच्चों को चाइल्ड साइकोलॉजी में जब हमने एबनॉर्मल भी पढ़ी या चाइल्ड भी पढ़ी, तब भी हमारी मैम हमें साथ साथ समझाती थी कि किस तरह के बिहेवियर जो है वो पेरेंट्स के बच्चों को अफेक्ट करते हैं साइकोलॉजिकली, और वो अफेक्ट होते हैं। ये मोस्टली जब हमारी चाइल्डहुड की जो एज होती है ना, वहां से जो हमारे पैटर्न्स बनते हैं या जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, वो लीड ऑन करते हैं हमारी फर्दर लाइफ को। अभी जो आप लाइफ गुजार रहे हैं वो आपकी सारी बेस करती है कि आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई, आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे ट्रीट किया, आपकी हैबिट्स क्या बनी, आपके पैटर्न्स क्या बने। तो चाइल्डहुड आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसी तरह से आप अपने भी फर्दर बच्चों का या अपने इर्द गिर्द बच्चों का थोड़ा सा ध्यान दें। अब हम डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये बहुत कॉमनली हम वर्ड यूज करते हैं, मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ। लेकिन एक्चुअली डिप्रेशन है क्या? ये बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है, जो कि इतनी कॉमनली पाई जाती है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आजकल के दौर में जबकि हम कहते हैं कि जंजीज जो है वो किसी से बात नहीं करते, जंजीज को बात करना पसंद नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमनली पाई जाती है डिप्रेशन या एंजाइटी जंजीज में। बिकॉज और किसी को पता भी नहीं होता। आप नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं, जेंजीज तो खुद वैसे ही बात ही नहीं करते, उनका मिजाज ही ऐसा है, वो तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। ये एक बहुत सीरियस मूड डिसऑर्डर है। इसमें आपको प्रसिस्टेंट फीलिंग होती है सैडनेस की, किसी चीज में दिल नहीं लगता, हर वक्त उदास उदास, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, अंधेरे में बैठे हैं लाइट बंद करके, कोई लाइट खोले पसंद नहीं है, भाई लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। इस तरह के इनके बिहेवियर्स होते हैं। और ये लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, कितने कितने दिन, कितने कितने महीने खाना पीना छोड़ देते हैं, बहुत कम खुराक पे अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। नेगेटिव थॉट्स आती हैं इनको, जैसा कि सुसाइडल थॉट, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है सुसाइडल आइडिएशन। और इनका जो बिहेवियर होता है बहुत लेजी और इंट्रोवर्टेड होता है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि ये शायद रूड हैं या सोशली इनएक्टिव हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो ये जो है वो डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, जिसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको साइकोलॉजी की टर्म इनहिडोनिया भी कहते हैं। अब डिप्रेशन के टाइम पे आपको स्लीप में भी इश्यूज आ रहे होते हैं, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, जो कि एंजाइटी के टाइम पे भी होते हैं। एंजाइटी के दौरान ही आपको स्टमक एक्स और बाउल मूवमेंट में इश्यूज आ रहे होते हैं। अब हम डिप्रेशन की बात करें, उसमें आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट या लो एनर्जी फील होगी, जिसमें आप लोगों से बात नहीं करना चाह रहे, कोई भी काम नहीं करना चाह रहे। आपको अपने वर्क से सीधा आके अपने रूम में लाइट बंद, खाना शाना कम, स्लीप बहुत डिस्टर्ब, ये इस तरह के साइकोलॉजी के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें मोस्ट लाइकली लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल जो आजकल मुहिम चल रही है, ये फर्दर जो है ना स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, जिसमें हम भी आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाह रहे हैं कि आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपने आप को समझें, आप क्या फील कर रहे हैं, उसको किस तरह से हैंडल करना है। इसी वजह से ही हम ये जाहिर सी बात है ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन जो है न्यूरो ट्रांसमीटर बैलेंस इम्बैलेंस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल हार्मोन्स जब हमारे जो हमारे फंक्शनिंग करने के लिए रिलीज होते हैं ब्रेन से, वो हेल्प करते हैं कि हमारी मूड किस तरह का है, हमारी मेंसुरल हेल्थ। वुमेन में तो ये होता है ना, हमें अंदाजा है कि
प्रोजेस्टेरॉन कितना होता है, और किस टाइम पे एस्ट्रोजन हाई होता है, किस टाइम पे हमारे सेरोटोनिन जो है वो अफेक्ट कर रहा है हमारी पीरियड्स को। जिन लोगों को पीसीओडी या पीसीओएस के इश्यूज होते हैं उनको हार्मोन्स के बारे में कुछ कुछ अंदाजा होता है, क्योंकि उनका लेना देना कुछ होता है, उनको मैनेज करना होता है। तो वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, वरना नॉर्मली लोग इतना नहीं पढ़ते न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में। ये हार्मोन्स की एक्चुअली बात हो रही है। अब डिप्रेशन जो है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी होता है, जिसकी जैसा कि अगर आपके पेरेंटल साइड पे डिप्रेशन है तो इट इज मोर लाइकली कि आपको भी डिप्रेशन हो, या आपके बहन भाइयों में किसी को डिप्रेशन हो। कुछ लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट, कुछ लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। एंड इंट्रोवर्ट्स आर मोर लाइकली टू बी डिप्रेस्ड देन एक्सट्रोवर्ट्स, क्योंकि डिप्रेशन का बेसिक बात ही यही है कि आप सोशलाइज कितना कर रहे हो। जब आप डिप्रेशन के एक दफा चंगुल में आ जाते हो तो बहुत मुश्किल होता है कि आप बाहर की दुनिया के साथ कांटेक्ट बनाओ अपना, क्योंकि आपको वही कंफर्ट जोन बन जाती है, वही सैडनेस आपको ओवरकम कर लेती है हर तरफ। अब मैं आपके माइंड में अगर डिप्रेशन की एक शक्ल बनाऊं तो वो इस तरह से होगी कि कोई इंसान बैठा हुआ है चौंकड़ी मार के, और हर तरफ अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा, एंड दे आर लाइक trying not to move, trying not to eat, trying not to sleep. आप बेशक आप ट्राई कर भी रहे हो कि आपको नींद आए या आप कुछ खा पाओ, लेकिन आपको इस सिचुएशन में नींद आ ही नहीं, सोशलाइज आप कर ही नहीं पा रहे होते। आप काइंडली सब लोग अपने माइक्स म्यूट कर दें, थैंक यू वेरी मच। अब डिप्रेशन सिर्फ इनकी वजह से, न्यूरो ट्रांसमीटर्स की वजह से या डिसऑर्डर की वजह से, सब लोग अपने माइक्स। अच्छा, तो लाइफ के भी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमें डिप्रेशन हो जाता है, हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, जिसको जो ओवरकम करते करते हमें पता ही नहीं चलता हम कब जो है सिवियरली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिसमें हमें सुसाइडल आइडिएशंस हो रही होती हैं, हमें खुदकुशी करने का दिल कर रहा होता है, अल्लाह माफ करे। अम, और हमें लोगों से बात करने का दिल नहीं कर रहा होता, हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत सेverely इम्पेक्ट हो रही होती है। अगर हमें कुछ जिस तरह की कोई, अब एक और भी वजह होती है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, जैसे अल्लाह ना करे किसी की फैमिली में अगर किसी ने देखा हो कि किसी को कैंसर हुआ हो, तो कैंसर के पेशेंट्स बहुत दे आर मोर लाइकली टू डेवलप डिप्रेशन, बिकॉज उनको उस वक्त वो अपने पीक पे होते हैं इलनेस के। ये बहुत दर्दनाक बीमारी है कैंसर, जिसमें आपके बाल झड़ जाते हैं, इतने टीके और इतना ज्यादा आपको, और मोस्ट देर लाइक एट द वर्ज ऑफ लाइफ एंड डेथ। उनको नहीं पता उन्होंने आगे जिंदा रहना है नहीं रहना, तो दे आर लाइक मोर लाइकली टू डेवलप डिप्रेशन। अब अगर आप लोग सब्सटेंस यूज, अगर किसी को देखा हो जैसे नशेड़ी वगैरह होते हैं बाहर सड़कों पे, तो बहुत जगह होते हैं, तो उनको जो है वो डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि वो अ, बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, वो भी सोशलाइज नहीं कर पा रहे होते। तो इस तरह के लोग भी दे आर more vulnerable to develop depression. अब एंजाइटी और डिप्रेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि स्टमक इश्यूज और स्लीप डिस्टरबेंस हर दोनों में होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि डिप्रेशन में आप सैड फील करते हो, जबकि एंजाइटी में आपको
खौफ होता है, या आपकी हार्ट बीट तेज होती है, या आप किसी फियर में होते हो। अब एंजाइटी के दौरान आपको इस तरह के ख्यालात आ सकते हैं कि आप मोस्ट सबसे लीस्ट जो आपकी सिचुएशन का पार्ट है, आप उस तरह सोचने लग जाते हो, फियरिंग द वर्स्ट, जिस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। और डिप्रेशन में जो है आपको चीजों से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब इस तरह की सिचुएशन में, एंजाइटी में, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और सांस फूलने लग जाती है, इचिंग, स्वेटिंग, और जो है आपकी बॉडी जो है वो कांपने लग जाती है। इस तरह के भी इश्यूज एंजाइटी में देखे गए हैं। जबकि डिप्रेशन में जो है वो गिल्ट होता है, या आप अपने आप को वर्थलेस फील करते हो, या आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या बॉडी में कहीं ना कहीं पेन्स होती रहती हैं, सर में दर्द वगैरह, इस तरह की शिकायतें डिप्रेशन के मरीजों को रहती हैं। अच्छा, हम अब ये तो हमने सीख लिया कि किस तरह के इश्यूज जो हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन में होते हैं। अब इनको रेगुलेट कैसे करना है, इमोशनल रेगुलेशन के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। इमोशनल रेगुलेशन जो है उसका बेसिक बात ये है कि नहीं नहीं, हमें अपने पेट आप चिपकाओ। मैनेज करना है। बिल्कुल ठीक है। हमने अपने इमोशंस को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, और अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस को किस तरह से मैनेज करना है। अब इसको जब हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं तो हम अपनी मेंटल जो इश्यूज होते हैं उनको बैलेंस आउट कर रहे होते हैं। अब ये जरूरी इसलिए भी है कि आपको स्ट्रेस या किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज से कोपिंग में ये हेल्प करता है, इमोशनल रेगुलेशन। और हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इससे कोप करना होता है। आपने सबसे पहले अपने इमोशन को जब आप फील कर रहे हैं तो उसको पहले नेम करना। जैसा कि किसी को अगर बहुत ज्यादा हम्म, किसी ने आपको स्लैप किया, तो आपको क्या फीलिंग आ रही होगी? गुस्सा आ रहा होगा। अब जो मैंने ये बोला कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मैंने अपने इमोशन को नेम किया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैंने अपने इमोशन को वैलिडेट करना है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि किसी ने मुझे स्लैप किया है। मैंने वैलिडेट किया कि हाँ, मुझे गुस्सा आना बनता है बिकॉज आई गॉट स्लैप्ड। तो उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। आपको गुस्सा इस वजह से आ रहा है, किसने आपको स्लैप किया है। वैलिडेट करने का मतलब होता है कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। इट्स ओके। इट्स ओके टू बी एंग्री बिकॉज आई फील एंग्री। बच्चों को जब हम छोटे हमारे बच्चे होते हैं, वो रो रहे हैं, तो जिस एज में आप अपने बच्चों को थप्पड़ मारकर चुप कराती हैं, उस एज से ही हमने अपने बच्चों को सिखाना होता है कि अपने इमोशन को नेम करो। आप कैसा फील कर रहे हो? आर यू फीलिंग नम? आर यू फीलिंग एंग्री? आर यू फीलिंग हैप्पी? जब वो कुछ खाना खा रहे हैं, दे लाइक इट, आपने उनसे पूछना है हाउ डू यू फील? आई फील हैप्पी नाउ। तो उसको वो इमोशन जब वो फील कर रहा है तो उसको नेम आपने करवाना होता है। हाँ, वो ये बातें सीख लेंगे, लेकिन वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना कभी नहीं सीखेंगे, जो कि मैंने भी अब तक नहीं सीखा था। जब तक कि मैंने अपनी साइकोलॉजी की जर्नी स्टार्ट नहीं की थी, मैंने ये नहीं सीखी थी बातें। तो अपने इमोशंस को वैलिडेट करना, आइडेंटिफाई करना, किस तरह का, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या वजह है। तो उसको अब रेगुलेट करने के लिए हमें मेडिटेट करना या माइंडफुल रहना। मेडिटेट जब हम करते हैं तो हमारा फोकस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हम अपने जिस भी टाइम में जो भी काम कर रहे हैं, हमें पता होता है कि दिस आई एम डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस। आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है मेडिटेशन की वजह से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपकी जो मैम है वो मेडिटेशन की क्लासेस देती हैं एट नाइट। टॉकिंग थ्रू इमोशंस, आप इमोशंस को रेगुलेट किसी से बात करके भी कर सकते हो, जर्नलिंग करके। अगर आपको किसी से बात करना नहीं पसंद, आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, तो आप अपने किसी जर्नल लो, उसके ऊपर लिखो हाउ वाज योर डे, हाउ आर यू फीलिंग। किसी एक मोमेंट में अगर ऐसा फील कर रहे हो, एंग्री या सैड या डिप्रेस, तो आप किसी जर्नल में लिख लो कि आप किस तरह का फील कर रहे हो। आप अच्छा ये फील कर रहे हो तो इट्स ओके टू फील वट एवर यू आर फीलिंग। आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो ये भी लिखना जरूरी है। एंड हाउ डू यू वांट टू फील एट दैट टाइम, ये भी अगर आप लिखें तो इट्स वेरी नाइस थिंग। इमोशनल रेगुलेशन से आपके अपने साथ, आई थिंक लोगों से ज्यादा आपका अपने साथ रिलेशनशिप, अल्लाह के साथ रिलेशनशिप जरूरी होता है। आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, ये बाहर से किसी को नहीं पता होता, आपको ज्यादा पता होता है। तो किसी और को जिम्मेदार ठहराने के, अपने ट्रिगर्स के, आप अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड करें कि आपके किस एक्ट की वजह से आप बुरा फील कर रहे हैं। आप अगर बुरा फील कर भी रहे हैं तो उसको किसी और के हाथ में अपना कंट्रोल ना दें। अपने इमोशंस को होल्ड करें, अपने इमोशंस को चैनलाइज करें। अच्छा, इमोशंस को रेगुलेट करने की एक अच्छी टेक्निक ये भी है कि आप अपने इमोशंस को चैनलाइज करें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तो आप अपने इमोशंस को गलत जगह लगाने से, जैसा कि अगर फादर्स घर से आते हैं, उधर से आते हैं, घर आते हैं काम से, तो या तो कुछ इश्यूज हुए हों, ऑफिस के इश्यूज, वो घर लेके आके बीवी पे या बच्चों पे गुस्सा उतारते हैं, उसको चैनलाइज बीवियां भी ऐसे करती हैं कि घर में अगर बच्चों ने सारा दिन बहुत ज्यादा तंग किया है, तो वो फिर जब हस्बैंड आएंगे उनके ऊपर गुस्सा उतरेगा। तो उसकी बजाय आप अपने इमोशंस को चैनलाइज करें, आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छा टाइम दें, आप थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करें, या कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। यू कैन गो आउट विद योर सेल्फ, आप अपने आप को डेट पे ले जाएं, बच्चों को अम्मा के घर छोड़ें, अब बाहर जाएं, मौज करें, स्पा डे करें एक दिन। आप अपने इमोशन चैनलाइज करते हैं, दैट्स ऑन यू। अपने इमोशंस को दूसरों के हाथ में मत दें। इट अलाउज देम टू ट्रिगर यू अगेन एंड अगेन। अपने इमोशंस को रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। और इमोशनल रेगुलेशन आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत एम्पावर करता है। आपके रिलेशनशिप्स आपके फैमिली के साथ बहुत इनहेंस होंगे। आपको अगर एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे इश्यूज अगर आप फील करते हैं, लो मूड को इनहेंस करता है इमोशनल रेगुलेशन। अच्छा, इमोशनल रेगुलेशन की स्ट्रेटजीज अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से होती हैं। कॉग्निटिव रीअप्रेजल, कॉग्निटिव रीअप्रेजल ये होता है कि आप अपनी थॉट्स को चेंज करें, चेंजिंग थिंकिंग। आप उस थॉट का रुख चेंज कर सकते हैं। um, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको क्या दूं। आपकी सास से आपका कुछ किसी बात पे उन्होंने आपको कहा, आके कहा कि अम, आज सालन मैं बनाऊं। तो आपने उसको बना लिया कि जो है मेरी सास आज शायद मेरे से गुस्सा है, या बहुत ज्यादा मैंने, हो सकता है मैंने कल सालन बुरा बनाया हो। तो आप उसको नेगेटिवली लेने की बजाय आप उसको पॉजिटिवली ले सकते हैं। हो सकता है आज मेरी सास मुझे रेस्ट देना चाह रही हूँ, हो सकता है कि आज मेरी सास चाह रही हूँ कि आज वो मेरी हेल्प करते हैं। तो आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव वे में लेके जा सकती हैं। तो इसमें इसकी स्ट्रेटजीज में जर्नलिंग के बारे में हमने बात की। ऊपर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी पाकिस्तानी एशियन खवातीन में बहुत कम होती है। साउथ एशियन में, इंडियंस या पाकिस्तानी में, सब में हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। गाँवों में जैसे खवातीन काम करती हैं उस तरह से हम काम नहीं करते। हाँ बेशक आप लोग घर का काम वगैरह करते हैं, लेकिन
अपने लिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप वॉक पे ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो फिजिकल एक्टिविटी आपके मूड को रेगुलेट करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। आप इसको एज अ टूल यूज कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, एंजाइटी और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। इसमें साइकोथेरेपी होती है, जिसमें फैमिली की थेरेपीज होती हैं, जिसमें आप पहले जो है किसी जो आपका क्लाइंट है उससे बात करते हैं। उसके अलावा फर्दर उनके पेरेंट्स से या जो भी उनके फैमिली में क्लोज होते हैं उनके साथ बात करते हैं, और एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अपना हील करते हैं। मेडिकेशन जो यहाँ मेंशन किया गया है, इट इज बहुत क्रोनिक और सवियर केसेस में मेडिकेशन दी जाती हैं, जिनमें एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत कम होता है। अ, लेकिन अगर सिवियर हो तो मेडिकेशन दे देते हैं। उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस तो जरूरी होती हैं, जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह ऐड होती है। जर्नलिंग के बारे में आपको रेकमेंड किया जाता है। उस सपोर्ट सिस्टम, वही बात है कि आपकी फैमिली को आगाह किया जाता है कि उन्होंने आपको किस तरह से सपोर्ट करना है, आपके वर्कर्स को, आपके फ्रेंड्स को, थोड़ा बहुत आपको उनसे सपोर्ट के लिए, जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करें, तो काउंसलर से आप एक दो सेशंस साथ जॉइंट ले सकते हैं। अब हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन कॉमन तो हैं, लेकिन ट्रीटेबल हैं, बहुत इजीली ट्रीटेबल हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप रीच आउट करें। अगर आपकी किसी फैमिली मेंबर से बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं दैट आई फील एंक्शियस इन अ सोशल एनवायरनमेंट, और आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ अ सर्टेन environmental situation। या आप किसी भी कोलीग से अपने शेयर कर सकते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल हों। अगर किसी से भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, हम इकट्ठे बैठ के बात कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। उसके अलावा इमोशनल रेगुलेशन हर इंसान को आई थिंक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसी वजह से मैं कह रही थी कि एज अ चाइल्ड आपको बताना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए जब वो छोटे बच्चे हैं, तो ये उनके लिए आगे जाके आसानी होगी, और आप भी साथ साथ सीखेंगे कि किस तरह से अपने इमोशंस को रेगुलेट करना होता है, नेम करना होता है, वैलिडेट करना होता है। हमें दूसरों की वैलिडेशन आज के दौर में चाहिए होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होती है वैलिडेशन अपने आप। वो वैलिडेशन जो इंटरनली आती है, वो एक्सटर्नली अगर कभी आ भी जाए तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालती, जितना आपका अंदर से इंटरनली आप अपने आप को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो बाहर से चाहे 100 बंदा सपोर्ट कर रहा हो, वो उस तरह से नहीं है। तो इमोशनल रेगुलेशन सीखना बहुत जरूरी है। और अगर अर्ली स्टेजेस पे पता चल जाए कि आप सैड फील कर रहे हैं, या एंक्शियस हैं किसी सिचुएशन के बारे में, या आपको कोई ट्रॉमा वगैरह है, पैनिक डिसऑर्डर है, तो उसको अर्ली अगर ट्रीट कर लिया जाए तो वो बहुत अच्छे आउटकम्स देता है। उसके अलावा आज अगर आप लोगों को कोई इश्यूज वगैरह हैं या कोई सवाल हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। आई एम हियर, वी कैन टॉक अबाउट इट, बट वी हैव लाइक 5 more minutes and I have a class with someone else as well. कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी। मुझे पूछना था कि क्या ये एंजाइटी और डिप्रेशन एक साथ भी होते हैं, मतलब ये हो सकते हैं एक साथ भी, दोनों? जी, कोमोर्बिड हो सकती हैं, इकट्ठे अकर हो सकती हैं, पर वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन की वजह से हो रही हैं। कॉजेज डिफरेंट होते हैं, लेकिन इकट्ठे हो सकती हैं। हम्म। बहुत क्योंकि मुझे लेस लाइकली है ये। क्योंकि मुझे है, और मैं मेडिसिन लेती हूँ इसकी। अच्छा। और और फिर मतलब ये है कि वो, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे डिप्रेशन, अभी जैसे आपने सारे एक्सप्लेन किया है, डिप्रेशन को भी और हम्म एंजाइटी को भी।
क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको एंजाइटी है, और मैं हम्म। उस मेडिसिन जैसे ले रही हूँ। लेकिन जब मैंने अभी वो सब चीजें देखी हैं तो वो सारी चीजें मुझ में हैं जो आपने बताई हैं, सिम्टम्स जो बताए हैं, जो भी डिप्रेशन के भी और एंजाइटी के भी। तो अब तो माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि बेहतर है। लेकिन मुझे ये पूछा था कि ये मेडिसिन कभी छूटेंगी या ये 27 दिन की खानी पड़ेंगी? जी जी, ये एज योर हीलिंग थोड़ा सा टाइम लगता है आपकी, जैसे डोजेज अगर जिस तरह के आपके सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलती हैं डोजेज, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका ब्रेन स्टेबलाइज होने लगता है तो ये कम कर करके छुड़वा देते हैं साइकेट्रिस्ट जो हैं। और अगर आपने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया है और उन्होंने आपको एंजाइटी बताया है तो शायद आप मिस इंटरप्रेट कर रही हैं, क्योंकि डिप्रेशन की ये मैंने बहुत बेसिक ये बातें आपको बताई हैं। ये हम्म। आप खुद से अपने आप को डायग्नोज नहीं कर सकते, इवन तो मैं भी अब आपको बगैर जाने या बगैर समझे डायग्नोज नहीं कर सकती कि आपको डिप्रेशन है जब तक मैं आपके टेस्ट नहीं करूंगी, जब तक मैं हम्म। आपको प्रोसीजर से गो थ्रू नहीं करवाऊंगी तो मैं नहीं कह सकती कि आपको डिप्रेशन है। लेकिन ये जो मैंने आपको सारी सिम्टम्स बताए हैं ना, ये जी। नॉर्मली भी अकर होते हैं, लेकिन जब ये हमारे डेली रूटीन को जो है खराब कर रहे हो या डिसरप्ट कर रहे हो तो हम्म। फिर हम उसको सिवियर डिसऑर्डर के कैटेगरी में रखते हैं। जी, मेरा मेरा ऐसे ही है कि मुझे मतलब ऐसे ही था कि काम से डेली रूटीन के जो मेरे घर के काम है मैं नहीं कर सकती। और हम्म। अभी तो मेरी ऐसे हो गया था कि मेरा बोलना बंद हो गया था। मैं हम्म। पूरा एक हफ्ता बोल नहीं सकी। और उसके बाद तकरीबन 1 महीना मुझे लगा उसको, एक नहीं तकरीबन 2 ढाई महीने में जाके अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं बोलना शुरू हुई हूँ। तो वरना हम्म। बिल्कुल देखिए टूटे टूटे वर्ड्स, और एकदम से हुआ था, कोई ऐसी कोई नहीं था, कुछ नहीं था। मेडिसिन में किसी ले चीज रही हूँ का, अपने। जी। किसी चीज लिया था आपने? मेडिसिन क्या लिया था? स्ट्रेस ले लिया था, किसी चीज की नहीं परेशानी नहीं, थी घर कुछ भी पे? नहीं, कुछ भी नहीं था। बल्कि मैं तो खुश थी, मेरी अम्मी उम्रे पे गई थी और मैं तैयारी कर रही थी उनको वेलकम हम्म। करने की, और हम सब बस ऐसी बातें कर रहे थे। और मुझे एकदम हम्म। से चक्कर आया और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब थोड़ा मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे हस्बैंड लेके गए थे। तो मैं हम्म। वहां गई तो वो डॉक्टर मुझे कह रही है आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं है, बीपी ठीक है, सब ठीक है। मुझे कह रही क्या हो रहा हम्म। है? तो मैं बोलने की कोशिश करूं और मुझसे बोला ना जाए। तो मैं उसको हम्म। कह रही हूँ कि मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो वो कह रही है आप ठीक है बात करें, लेकिन मैं बोलने की कोशिश करूं तो मुंह से कुछ ना निकले, वर्ड्स कोई ना निकले कर रहा था। और फिर ये था कि उन्होंने घर सांस भेज दिया। सांस ठीक आ रहा था आपको? सांस ठीक था, सब ठीक था, बस बोल नहीं सक रही थी। हम्म। और फिर उन्होंने कहा कि आप घर जाएं, फिर हम लोग, मैं घर आ गई थी। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ी सी कोशिश करो बोलने की, कुछ बोलो। तो मैं बस हूँ इस तरह की, मतलब कोई बोला ना हम्म। जाए। हम्म। हम्म। तो एक हफ्ता में इसी तरह रही थी, बिल्कुल कोई बात नहीं, मुश्किल से बच्चों को भी मतलब नाम भी नहीं ले सकती थी कोई भी नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सही। करके मुझे जैसे बच्चों के, और बच्चों के नाम में अपने ना बहन भाइयों के नाम ले रही थी। जैसे मैं सही। अपनी बेटी का नाम अपनी बहन का नाम बोल रही थी। तो और शिवरिंग थी आपको? जब तबीयत खराब हुई थी तो मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मुझे एकदम से चक्कर आया है और मैं बेड पे लेट गई। फिर जब मैं उठी हूँ तो मैं हॉस्पिटल में थी। समझे, मैं सही। मुझे ये पता था कि मुझे मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे आसपास का कुछ पता नहीं था, मेरा चक्कर इतना ज्यादा था। तो इस तरह के हम्म। मतलब हालात थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा जैसे, फिर मैं अपनी अम्मी के पास चली गई, मैं उनके पास रही। फिर वो मुझसे बातें करती रही, आहिस्ता आहिस्ता करते करते बच्चों के साथ थोड़ा मेरा जैसे वो बना। और फिर बोलना शुरू, मतलब मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि मतलब इतनी मेडिसिन लेने के बाद, मैं 2 साल से ले रही हूँ मेडिसिन, तो फिर भी आपको बीच में ऐसे अटैक्स हो सकते हैं, ये बहुत मेरा बहुत बुरा ये था। और अब उसके बाद मेरे अंदर एक खौफ वाली चीज पैदा हो गई है। जैसे मुझे हम्म। लगता है जैसे मैं जिम में ये क्योंकि मैं फोबिया हो जाता है, सही हम्म, सही। मुझे हम्म। लगता है मैं अकेली हुई तो मैं मतलब फिर मुझे कुछ हो गया तो मुझे कौन लेके जाएगा। तो अब तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस पे बहुत मैंने काम किया है। मैंने अपने आप से बहुत बात की है और समझाया हम्म। खुद को।
और फिर अपना थोड़ा कुरान, शुरू में तो कुरान पढ़ने का कोई मेरा नहीं था, नहीं पढ़ा जाता था। तो फिर मैंने जबरदस्ती जैसे अपने आप को इस तरफ लेके आई कि मुझे ये करना है और अपने अल्लाह से दुआ करनी है। और करते करते अब शुक्र है, अब मैं थोड़ी बेहतर हूँ, वरना मैं। माशाल्लाह, आपको और भी हाँ सेहत दे। जी। तो बस मैं पूछना चाह रही थी कि जो सिम्टम्स आपने बताए हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी के, वो सब कुछ मुझ में है। मैं हम्म। इन सारी चीजों से गुजरी हूँ, तो इसकी जी, आप मेडिसिन। सही कह रही हैं। जिस तरह मतलब आपकी जिस तरह की सिचुएशन हुई उसके बाद जो है अकेला हम्म। आप फील कर सकती हैं। हो सकता है आप सिवियरली ना सही, मॉडरेटली या थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हों। तो वो हम्म। आप फिजिकल एक्टिविटी अगर कुछ थोड़ी बहुत रखें या कुछ अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो आप अच्छा फील करेंगी। नहीं, मैंने ऐसे ही किया है। और बस मेडिसिन का मुझे ये होता है कि अगर कभी मैं मेडिसिन छोड़ूंगी तो फिर क्या दोबारा से ये वापस आ जाती है, ये बिल्कुल खत्म भी होती है? इसके बारे में आपके साइकेट्रिस्ट ज्यादा बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने आपका केस स्टडी किया है। हम्म। लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, खत्म हो जैसा हो सकता है। हम्म। चले, बस यही क्वेश्चन मुझे था कि मतलब ये सारे ओके। सिम्टम्स जो आप बता रही हैं ये सब हैं। चले, इंशाल्लाह अल्लाह उस, बेहतर करेंगे। उसके अलावा अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो, क्योंकि मैं अब अस्सलाम मीटिंग एंड वालेकुम। कर। तो जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे ये पूछना था कि मुझे ना अकेले रहने से घबराहट होती है, स्पेशली रात का टाइम, जैसे शाम का टाइम होता है ना, तो मुझे घबराहट स्टार्ट हो जाती है। दिन मेरा अच्छा गुजर जाता है, तो ये क्या रीज़न है? मैंने एलब मेडिसिन यूज़ की हुई है। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैंने एलब यूज़ की है तकरीबन 2 मंथ्स। हम्म तो ये क्या, इसमें से मैं कैसे निकलूं? आप थोड़ा बेहतर हो गया, लेकिन अभी भी जैसे ही शाम का टाइम होता है ना, बस अजीब सा मुझे लगता है कि ये वक्त रुक गया है। अब मैं क्या करूं? मैं घबराती हूँ, मैं रूम से बाहर निकलती हूँ, बाहर जाती हूँ, मैं तंग पड़ती हूँ कमरे में। मुझे नहीं अभी समझ आई कि मेरे साथ अभी भी ये एग्जाइटी चल रही है। ये क्या है, थोड़ा सा डिफाइन करेंगी आप? आप आपके साथ आपके घर में और कौन कौन रहता है? मेरे हस्बैंड होते हैं, लेकिन वो उनका सेपरेट रूम है। वो अपने हम्म। काम वगैरह करते हैं, तो वो ज़्यादातर अपने रूम में ही होते हैं। मैं और मेरा बेबी होता है मतलब अपने रूम में, तो फिर सही बस सही इसके सही। अलावा। ये कुछ टाइम के लिए हो जाता है। आपके बेबी को कितना टाइम हुआ है? 1.5 ईयर हो गए। 1.5 ईयर? यस, 1.5 साल का इसको हो गया बेबी। शायद पोस्टपार्टम में कंसिडर कर रही थी, लेकिन आई गेस ये किसी और तरह का इशू है। आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है? मेरी जो गायनी थी, उन्होंने मुझे ना साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र किया था। तो एक उन्होंने मुझे एलेप दी थी और एक उन्होंने मुझे वैंडिप दी थी। तो वो हम्म। मैंने यूज़ की थी। जो है सही ना, एलेप 2 मंथ्स के लिए, लेकिन वैंडिप मैंने 6 मंथ्स के लिए यूज़ की थी। तो सही। काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, लेकिन अभी ये वाला इशू थोड़ा सा है कि अकेले रहने से घबराहट होती है। मेरा दिल करता है कि मेरे मदर मेरे पास हो, मेरी सिस्टर हो, कोई मतलब मैं चाहती हूँ कि हम्म। लोग मेरे पास हो। मुझे लगता है कि मैं अकेली, मुझे घबराहट होती है कि पता नहीं, मुझे डर होता है, जी खौफ जी। होता है। वरना लोग अकेले भी तो रहते ही है ना, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों के आसपास रहूँ। मुझे लगता है कि अकेले मैं अब मेरा वक्त नहीं गुजरेगा। मैं जब ज़्यादा आप देर इस तरह का फील खामोश। करें, अपने आप को थोड़ा सा मसरूफ कर लें किसी काम शाम में, या अपनी तरफ जहाँ पे भी आप हैं वहाँ लाइटिंग अच्छी कर लें, तो आई थिंक आप बेहतर फील करेंगी। और उसके अलावा अपनी सोच को आप थोड़ा सा मतलब कि चेंज कर सकती हैं। अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आप कोई काम शाम निकालें, कोई क्लीनिंग क्लीनिंग स्टार्ट कर दें, तो वो आपको थोड़ा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा उस तरफ। ठीक है, एक मैंने और चीज़ डिस्कस करनी थी कि जब एक बात मेरे माइंड में आ जाती है ना, पॉजिटिव बातें तो उन इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात है, कोई बात होगी हस्बैंड और वाइफ में या कोई भी ओवरऑल कुछ, वो मेरे माइंड में रिपीट होती रहती है। 1-2 दिन तक वो बार बार रिपीट होती रहेगी इस कि ये इसके ओवर बाद मुझे थिंकिंग ऐसा होती है। ये भी आपके अपने हाथ में होता है कि आपने अच्छा किस अच्छा, तरह से इसको वो करना है, कंट्रोल कंट्रोल करना है। करना। ठीक है। आप अपने जहन को आप खुद चेंज कर सकती हैं, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अपनी थॉट को आप खुद कंट्रोल करें, किसी और तरफ अपना मिजाज कर लें,
कुछ और काम करने लग जाए। अगर इस तरह की थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है ना, जितनी दफा आप उसके बारे में सोचेंगे उतनी दफा ये आपका दिमाग पुख्ता होता रहेगा। ठीक। उसके अलावा अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो, वरना मैं मीटिंग अब एंड करती हूँ, फिर इंशाल्लाह। नो क्वेश्चंस? चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।